बिजनेस बैरोमीटर, स्टैटिस्टिक और मार्केट डाटा का उपयोग करके प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई। लेखक रॉजर डब्ल्यू बेब्सन, अनुवादक यश माकड़, हिंदी audiobook.com द्वारा साल 2024 में प्रकाशित। अध्याय 4, खरीदने और बेचने का सही समय तय करने में काम आने वाले बुनियादी आंकड़े। जैसा इस बुक के पहले अध्याय में बताया गया है, खरीदने या बेचने का सबसे अच्छा समय जानने के लिए चीज़ों की तुलना करने वाले आंकड़े ज़्यादा काम के नहीं है और हमें बुनियादी आंकड़ों का सहारा लेना पड़ता है। इस काम को शुरू करते समय भले ही हालात का अंदाज़ा लगाने के लिए दूसरे तरीके काफ़ी लगें, लेकिन सीधे और पक्के नतीजे पाने के लिए हमें एक व्यवस्थित, व्यापक और एक जैसा तरीका अपनाना होगा, ताकि शुरुआत से ही हर दौर की तुलना करने का एक आधार तैयार हो जाए। बड़े बड़े स्टैटिस्टियन जब बुनियादी आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो वो आमतौर पर कई सालों के आंकड़े इकट्ठा करते हैं, जो 12 शीर्षकों के तहत निम्नलिखित 25 विषयों से जुड़े होते हैं, और ये 12 टाइटल लगभग तीसरे अध्याय में बताए गए 12 विषयों से मिलते जुलते हैं। नंबर 1, निर्माण और रियल एस्टेट। पहला, निर्माण कार्य और रियल एस्टेट के कामकाज देश में प्रॉपर्टी की बढ़त के बैरोमीटर के रूप में। दूसरा टाइटल, पैसे की स्थिति, जिसमें कारण नंबर 2, चलन में कितना पैसा है। कारण नंबर 3, कंट्रोलर की रिपोर्ट। टाइटल 2, पैसे की स्थिति। उसके अंतर्गत विषय नंबर 2, चलन में कितना पैसा है। विषय नंबर 3, कंट्रोलर की रिपोर्ट। विषय नंबर 4, न्यूयॉर्क के बैंकों ने कितना कर्ज दिया है। विषय नंबर 5, न्यूयॉर्क के बैंकों के पास कितनी नकदी है। विषय नंबर 6, न्यूयॉर्क के बैंकों में कितनी जमा राशि है। और विषय नंबर 7, न्यूयॉर्क के बैंकों के पास कितना अतिरिक्त रिजर्व है। टाइटल नंबर 3, बैंक क्लियरिंग। उसके अंतर्गत विषय नंबर 8, पूरे अमेरिका में कुल बैंक क्लियरिंग कितनी है। और विषय नंबर 9, न्यूयॉर्क को छोड़कर पूरे अमेरिका में बैंक क्लियरिंग। टाइटल नंबर 4, निवेश बाजार। उसके अंतर्गत विषय नंबर 10, स्टॉक एक्सचेंज में कितना लेन देन हुआ। इसमें खरीदे और बेचे गए शेयरों की संख्या, बॉन्ड की बिक्री और 10 प्रमुख स्टॉक्स के सबसे ज़्यादा और सबसे कम दाम की टेबल शामिल है, जिनका इस्तेमाल बेब्सन सिस्टम एक बैरोमीटर के रूप में करता है। इन टेबल में 1859 से हर साल के सबसे ज़्यादा और सबसे कम दाम और मौजूदा साल के सबसे ज़्यादा और सबसे कम दाम होते हैं, जिन्हें हर महीने अपडेट किया जाता है। विषय नंबर 11, नई सिक्योरिटीज़। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नई सिक्योरिटीज़ की टेबल और सार्वजनिक रूप से पेश की गई या अधिकृत लेकिन अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुई अन्य सिक्योरिटीज़ के बारे में आंकड़े। टाइटल नंबर 5, व्यापार में असफलता। विषय नंबर 12, व्यापार में असफलता। इसमें असफलताओं की संख्या, देनदारियों की संख्या और अनुपात की टेबल शामिल है। टाइटल नंबर 6, श्रम की स्थिति। विषय नंबर 13, श्रम के आंकड़े। इसमें माइग्रेशन के आंकड़ों की टेबल और सामान्य स्थिति पर नोट्स शामिल है। टाइटल नंबर 7, विदेशी व्यापार। विषय नंबर 14, अमेरिका में आयात किए गए सामान। विषय नंबर 15, अमेरिका से निर्यात किए गए सामान। और विषय नंबर 16, व्यापार का संतुलन और मात्रा। टाइटल नंबर 8, गोल्ड की आवाजाही। विषय नंबर 17, गोल्ड की आवाजाही, जिसमें निर्यात, आयात और गोल्ड की आवाजाही के संतुलन पर टेबल शामिल है। विषय नंबर 18, घरेलू और विदेशी मुद्रा दरें और विदेशी विनिमय, जिनमें लंदन, पेरिस और बर्लिन की दरों का टेबल शामिल है। टाइटल नंबर 9, सामाजिक स्थितियाँ। विषय 19, राजनीतिक कारक। टाइटल नंबर 10, वस्तुओं की कीमतें। विषय नंबर 20, गोल्ड का उत्पादन। लैंडमाइंस में उत्पादन को दिखाने वाली टेबल, जो पूरी दुनिया के उत्पादन की प्रवृत्ति को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है। विषय नंबर 21, वस्तुओं की कीमतें, जिसमें गेहूं, मक्का, कपास, लोहा, तांबा आदि शामिल है। टाइटल नंबर 11, फसलें और वस्तुओं के आंकड़े। विषय नंबर 22, फसल की स्थिति और वस्तुओं का उत्पादन,
जिसमें कच्चा लोहा और तांबा शामिल है। टाइटल नंबर 12, रेलवे की कमाई। विषय नंबर 23, रेलवे की सकल और शुद्ध कमाई, जिसमें सभी रेलवे के लिए नई निर्माण की गई मिलों आदि की वार्षिक आंकड़े शामिल है। विषय नंबर 24, चालू वर्ष और पिछले 2 या 3 वर्षों के इसी महीनों के लिए खाली कोच के आंकड़े। विषय नंबर 25, विविध आंकड़े। हालांकि इस प्रणाली की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए, लेकिन कुछ कंपनियां इन आंकड़ों के साथ इस प्रकार काम करती है। हर हफ्ते प्रकाशित होने वाले रेलवे की कमाई, बैंक क्लियरिंग, ब्याज दरें, स्टॉक मार्केट के लेन देन और दूसरी चीजों के आंकड़ों का इस्तेमाल मौजूदा हालात का पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि फसलों, खाली कोच, गोल्ड की आवाजाही, व्यापार संतुलन, दिवालिया होने की घटनाओं आदि की रिपोर्ट्स, जो समय समय पर मिलती है, अंतर्निहित स्थितियों का अनुमान लगाने का आधार होती है। वर्तमान और अंतर्निहित स्थितियों के ये अनुमान 2 बैरोमीटर आंकड़ों के रूप में संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं। इनका उपयोग, जैसा कि बाद में बताया गया है, सप्ताह दर सप्ताह प्रवृत्ति निर्धारित करने और व्यापारिक, मुद्रा या निवेश बाजार में किसी भी बदलाव के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन 25 विषयों में से अधिकांश पर आंकड़े मासिक रूप से ही प्राप्त किए जा सकते हैं और इसलिए अंतिम योग का अध्ययन महीने में केवल एक बार करने की आवश्यकता होती है। इन्हें हर महीने उनकी संबंधित तालिकाओं में डाला जाता है और इनसे ये अंदाजा लगाया जाता है कि चालू वर्ष के अंत में 25 विषयों में से प्रत्येक के लिए कुल आंकड़े क्या होंगे। फिर साल के लिए इन आंकड़ों की तुलना पिछले वर्षों के अंतिम आंकड़ों से की जाती है, जैसा कि पहली तालिका में दिया गया है। अगर एक सामान्य वृद्धि या परिवर्तन हुआ है, कभी कभी अनुकूल स्थिति के लिए वृद्धि की आवश्यकता होती है और कभी कभी कमी की, तो दिए गए विषय पर आंकड़ों को संतोषजनक स्थिति का संकेत माना जाता है। लेकिन अगर वृद्धि या परिवर्तन सामान्य नहीं है, तो आंकड़ों को असंतोषजनक स्थिति दिखाने वाला माना जाता है। दूसरे शब्दों में, संतोषजनक स्थितियों के लिए एक सामान्य परिवर्तन की आवश्यकता होती है और सामान्य से बहुत कम या सामान्य से बहुत अधिक आंकड़ों को असंतोषजनक माना जाता है। देश का औद्योगिक संगठन इंसान के शरीर के जैसा ही है। आमतौर पर इंसान को एक खास तरह की भूख लगनी चाहिए, जो उसे पता है कि सामान्य है, और उसके लिए एक सामान्य मात्रा में भोजन की जरूरत होती है। ये सामान्य भूख बचपन से जवानी तक और जवानी से परिपक्वता तक बढ़ती है, लेकिन इसका स्वास्थ्य से संबंध वही रहता है। जब तक वो नियमित रूप से सामान्य मात्रा में खाता है, तब तक वो ताकत और जीवन शक्ति में बढ़ता रहता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा खा लेता है या कम खा लेता है, तो उसकी ताकत बढ़ना बंद हो जाती है, उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है और वो बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इसलिए जैसे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक निश्चित सामान्य संतुलन की आवश्यकता होती है, वैसे ही औद्योगिक जीवन की समृद्ध स्थितियों के लिए भी। हालांकि इसका मतलब गणितीय स्थिरांक नहीं है, क्योंकि अमेरिका जैसे तेजी से बढ़ते देश में सामान्य होने के लिए आंकड़ों को देश की संपत्ति, जनसंख्या और गतिविधि के अनुपात में बढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी या बहुत ज्यादा कमी स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं है और हमेशा एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। मंदी के समय में बेहतरी के लिए बदलाव, जब मौजूदा हालात बहुत असंतोषजनक होते हैं, या समृद्धि के दौरान बदतर के लिए बदलाव, जब मौजूदा हालात स्पष्ट रूप से बहुत संतोषजनक होते हैं। इन 25 विषयों के आंकड़ों को एक लूज लीफ लेजर में स्थायी रूप से बांध कर रखा जाता है, जिसे आमतौर पर 25 खंडों में विभाजित किया जाता है। इन आंकड़ों को इकट्ठा करने में अक्सर कई साल लग जाते हैं, क्योंकि ये धीमे और सावधानीपूर्वक शोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ये सभी जांच पड़ताल की नींव है और पिछले वर्षों और महीनों के लिए इन तालिकाओं के संबंध में ही बुनियादी स्टैटिस्टिक्स का व्यवहारिक उपयोग करना संभव है। ऊपर बताए गए 25 विषयों को जिस क्रम में इकट्ठा किया जाता है, उसी क्रम में रखा गया है, लेकिन साप्ताहिक और मासिक विश्लेषण के लिए उन्हें आमतौर पर अलग तरह से समूहीकृत किया जाता है और निम्नलिखित 3 शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, व्यापारिक स्थितियों का अध्ययन करते समय उपयोग की जाने वाली टेबल। नंबर 2,
मौद्रिक स्थितियों का अध्ययन करते समय उपयोग की जाने वाली टेबल्स। और नंबर 3, निवेश स्थितियों का अध्ययन करते समय उपयोग की जाने वाली टेबल्स। विस्तार से यह वर्गीकरण इस प्रकार है। वर्तमान और अंतर्निहित स्थितियों में उपविभाजन की सिफारिश नहीं की जाती है। 7 विषयों के प्रत्येक सेट की व्याख्या केवल वर्तमान और सामान्य स्थितियों के रूप में करना आवश्यक है। नंबर 1, व्यापारिक स्थितियों का अध्ययन करते समय उपयोग किए जाने वाले आंकड़े। ए, मौजूदा व्यापारिक स्थितियों को जानने के लिए नंबर 1, रेलवे की कमाई। नंबर 2, बैंक क्लियरिंग। बी, अंतर्निहित व्यापारिक स्थितियों को जानने के लिए नंबर 1, फसलें और सामान्य उत्पादन। नंबर 2, निर्माण रिपोर्ट और यूएस स्टील का बुक किए गए ऑर्डर खाता। नंबर 3, खाली कोच। नंबर 4, वस्तुओं की कीमतें। और नंबर 5, श्रम की स्थिति। दूसरा, मुद्रा स्थितियों का अध्ययन करते समय उपयोग किए जाने वाले आंकड़े। ए, वर्तमान मुद्रा स्थितियों को जानने के लिए नंबर 1, मुद्रा दरें और आपूर्ति। और नंबर 2, विश्वास। बी, अंतर्निहित मुद्रा स्थितियों को जानने के लिए नंबर 1, अतिरिक्त रिजर्व और न्यूयॉर्क बैंक स्टेटमेंट और कंट्रोलर की रिपोर्ट के अन्य आइटम्स। नंबर 2, व्यापारिक संतुलन, आयात निर्यात और गोल्ड की आवाजाही। नंबर 3, विदेशी मुद्रा दरें और विदेशी विनिमय। नंबर 4, जारी की गई नई सिक्योरिटीज और नए निगमों का गठन। और नंबर 5, चलन में मुद्रा। तीसरा, निवेश स्थितियों का अध्ययन करते समय उपयोग किए जाने वाले आंकड़े। ए, वर्तमान स्टॉक मार्केट स्थितियों को जानने के लिए नंबर 1, प्रमुख रेलवे और औद्योगिक स्टॉक की औसत कीमत। और नंबर 2, कुल स्टॉक एक्सचेंज लेन देन। बी, अंतर्निहित स्टॉक मार्केट स्थितियों को जानने के लिए नंबर 1, औसत व्यापारिक और मौद्रिक स्थितियां। नंबर 2, राजनीतिक कारक। नंबर 3, बड़ी आग और भूकंप आदि। नंबर 4, दिवालिया होने की घटनाएं। और नंबर 5, गोल्ड का उत्पादन। निवेशक और व्यापारी जो इन आंकड़ों का ध्यान से अध्ययन करते हैं वे हर हफ्ते 2 बैरोमीटर आंकड़े प्राप्त करेंगे, एक वर्तमान स्थितियों के लिए और एक सामान्य स्थितियों के लिए, ऊपर दिए गए तीनों टाइटल्स में से प्रत्येक के लिए। इसके अलावा वे वर्तमान स्थितियों के लिए इन 3 बैरोमीटर आंकड़ों का औसत निकालते हैं और वर्तमान स्थितियों के लिए एक अंतिम सारांश बैरोमीटर आंकड़ा प्राप्त करते हैं। वे सामान्य स्थितियों के लिए 3 बैरोमीटर आंकड़ों का औसत भी निकालते हैं और सामान्य स्थितियों के लिए एक अंतिम सारांश बैरोमीटर आंकड़ा प्राप्त करते हैं। व्यवहारिक रूप से कहें तो वर्तमान स्थितियों पर बैरोमीटर के आंकड़े गणितीय रूप से सही होते हैं, क्योंकि वे कमाई, बैंक क्लियरिंग, मुद्रा दरों, स्टॉक एक्सचेंज की कीमतों, लेन देन आदि पर वास्तविक आंकड़ों की तुलना माप के कुछ पैमानों से करके और अंतिम परिणाम का औसत निकालकर प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए वर्तमान स्थितियों पर ये आंकड़े राय की बात नहीं है और एक ही पैमाने का उपयोग करने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों का निष्कर्ष समान होगा। सामान्य स्थितियों के लिए बैरोमीटर आंकड़ों के मामले में तरीका कुछ अलग है। हालांकि बुनियादी आंकड़े एक निश्चित पैमाने के उपयोग से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन परिणाम को अक्सर उपलब्ध अन्य आंकड़ों के अनुसार और निष्कर्ष निकालने वाले निवेशक या व्यापारी की राय के अनुसार संशोधित किया जाता है। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रत्येक सप्ताह प्राप्त किए गए सारांश बैरोमीटर आंकड़ों की तुलना अन्य वर्षों के पिछले हफ्तों के परिणाम से की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि लंबी अवधि के हफ्तों के लिए अंतिम बैरोमीटर आंकड़े निरंतर लेकिन धीमी वृद्धि दिखाते हैं, तो देश निश्चित रूप से बेहतर स्थितियों का सामना कर रहा है, चाहे औसत व्यापारी को व्यापार कितना ही खराब क्यों न लगे। दूसरी ओर, यदि बड़ी समृद्धि की अवधि के दौरान बैरोमीटर के आंकड़े धीरे धीरे कमी दिखाते हैं, तो व्यावसायिक स्थितियों में उलटफेर निश्चित है। यह सिद्धांत वर्तमान परिस्थितियों और सामान्य स्थितियों दोनों के लिए बैरोमीटर आंकड़ों पर लागू होता है। यदि सामान्य स्थितियों के लिए बैरोमीटर आंकड़ा वर्तमान स्थितियों के आंकड़े से बहुत कम है, तो वह संकेत है कि किसी भी समय बदतर के लिए बदलाव हो सकता है। लेकिन अगर सामान्य स्थितियों के लिए आंकड़ा वर्तमान स्थितियों के आंकड़े से काफी अधिक है, तो किसी भी समय बेहतर के लिए बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा
वर्तमान स्थितियों और सामान्य स्थितियों के लिए संबंधित बैरोमीटर आंकड़ों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, उतनी ही जल्दी बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। जब आंकड़े लगभग समान होते हैं, तो स्थितियां संभवतः वैसी ही रहेंगी जैसी वे हैं और उन्हें अनियमित कहा जाता है। सबसे अच्छी स्थितियों को आमतौर पर +100 या उससे अधिक से दर्शाया जाता है और सबसे असंतोषजनक स्थितियों को -100 या उससे कम से दर्शाया जाता है। उपरोक्त के अलावा व्यापारिक लोग ऊपर वर्णित 25 या अधिक विषयों में से प्रत्येक पर मासिक आंकड़ों पर नजर रखते हैं और जैसे ही ये आंकड़े हर महीने प्राप्त होते हैं, उनके पास एक क्लर्क होता है जो उन्हें लेजर में उचित कॉलम में पोस्ट करता है। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी को एक ऐसा लेजर मिलता है जो उसके ग्राहकों के खातों वाले लेजर के समान होता है। अंतर बस इतना है कि इस लेजर में जॉन स्मिथ और हेनरी जोन्स जैसे कुछ देनदारों के खातों के बजाय असफलताएं, बैंक क्लियरिंग आदि के नाम से जाने जाने वाले खाते होते हैं। हमने जिस तरीके से इस काम को बताया है, वो पहली नज़र में मुश्किल लग सकता है और इतने सारे आंकड़ों को आसानी से संभालना भी मुश्किल लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि पढ़ने के लिए बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन याद रखने वाली बातें बहुत आसान है। जैसे मौजूदा हालात का पता लगाने के लिए ट्रेड के लिए रेलवे की कमाई और बैंक क्लियरिंग देखें, पैसे के मामलों के लिए ब्याज दरें और विश्वास देखें, और निवेश के मामलों के लिए स्टॉक मार्केट की कीमतें और लेन देन देखें। ये ध्यान में रखते हुए कि कुछ चीज़ों के लिए सामान्य स्थितियों के लिए बढ़ोतरी की जरूरत होती है तो कुछ के लिए कमी की, और दोनों ही तरफ असामान्य आंकड़े असंतोषजनक होते हैं। भविष्य के हालात का अंदाजा लगाने के लिए कंपनियां फसलों के अनुमान, निर्माण और इमारतों के आंकड़े, खाली कोच की रिपोर्ट आदि देखती है। पैसों के मामले के लिए न्यूयॉर्क स्टेटमेंट, व्यापार संतुलन, गोल्ड की आवाजाही और विदेशी मुद्रा दरें देखती है, और निवेश के हालात का पता लगाने के लिए ये सब देखती है और खासकर राजनीतिक कारकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर ध्यान देती है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से अंतर्निहित स्थितियों पर विचार करना उचित है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह उचित नहीं है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि अलग अलग विश्लेषणों को आपस में मिलाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अक्सर एक आंकड़ा जो बेहतर मौजूद हालात दिखाता है, वो भविष्य के लिए असंतोषजनक हालात का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब मंदी के बाद ब्याज दरें धीरे धीरे बढ़ती है और अतिरिक्त रिजर्व धीरे धीरे घटते हैं, तो ये दोनों मिलकर मौजूदा हालात में सुधार का संकेत देते हैं। साथ ही जब वाणिज्यिक कागज 3.5% पर डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो कोई भी निश्चित हो सकता है कि देश समृद्ध नहीं है, बल्कि कई कारखाने बंद हैं और कई लोग बेरोजगार हैं। जैसे जैसे मिलें फिर से चालू होती है और व्यापार में तेजी आती है, ब्याज दरें बढ़ती है और अतिरिक्त रिजर्व घटते हैं। ये सब मौजूदा मौद्रिक स्थितियों के लिए उच्च बैरोमीटर आंकड़ों द्वारा दिखाया जाता है। दूसरी ओर, जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती है और अतिरिक्त रिजर्व घटते हैं, यह बदलाव भविष्य की असंतोषजनक स्थितियों का संकेत देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब ब्याज दरें सामान्य से कम होती है, तो इसका मतलब है कि व्यापार मंदा है, लेकिन बेहतर होगा, और जब ब्याज दरें सामान्य से अधिक होती हैं, तो इसका मतलब है कि व्यापार अच्छा है, लेकिन जल्द ही खराब हो सकता है। बेशक अगर ये जानकारी हर निवेशक, व्यापारी या बैंकिंग हाउस द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त की जाए, तो आंकड़ों को इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें क्रम में लगाने के लिए बहुत सारे क्लर्कों की जरूरत होगी। लेकिन अब ये जानकारी एक केंद्रीय एजेंसी से प्राप्त की जा सकती है, जिससे सारी मेहनत खत्म हो जाती है। निवेशक या व्यापारी बस हर हफ्ते नए बैरोमीटर आंकड़ों को नोट कर सकते हैं और हर महीने प्राप्त होने वाले अंतिम मासिक आंकड़ों को स्थायी लेजर में डाल सकते हैं। जब तक बैरोमीटर के आंकड़े कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाते, तब तक व्यापारी या निवेशक मासिक आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते, सिवाय ये देखने के कि उन्हें लेजर में दर्ज किया गया है या नहीं। दूसरी तरफ, अगर किसी भी समय बैरोमीटर के आंकड़ों की तुलना से पता चलता है कि व्यापार की स्थिति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, तो व्यापारी अपने लेजर में दिखाई देने वाली वार्षिक और मासिक टेबल को देख सकता है
और बदलाव की सटीक प्रकृति और मात्रा का खुद ही पता लगा सकता है। चालू वर्ष के लिए प्रकाशित मासिक आंकड़ों को देखकर वह आसानी से उनकी तुलना पिछले कुछ वर्षों के समान महीनों के आंकड़ों से कर सकता है और अनुमान लगा सकता है कि चालू वर्ष के कुल वार्षिक आंकड़े क्या होंगे। चालू वर्ष के कुल आंकड़ों का यह अनुमान लगाने के बाद इसकी आसानी से पिछले वर्षों के अंतिम वार्षिक आंकड़ों से तुलना की जा सकती है, जिससे व्यापारिक स्थितियों की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। सभी विषयों का स्वतंत्र रूप से और अलग अलग ध्यान से अध्ययन करने के अलावा वह प्रत्येक विषय को उसके उचित टाइटल के तहत विचार करने में बहुत सावधानी बरतता है। यानी वर्तमान स्थितियों का अध्ययन करते समय वह पहले अपना पूरा ध्यान वर्तमान व्यापारिक स्थितियों पर देता है, केवल उससे संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। दूसरा, वर्तमान मौद्रिक स्थितियों पर ध्यान देता है, केवल उससे संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। और तीसरा, उसी सावधानी से निवेश की स्थितियों पर ध्यान देता है। इस तरह से टेबल्स को देखने और 3 अलग अलग निष्कर्ष निकालने के बाद वह इन निष्कर्षों का औसत लेता है। इस प्रकार वर्तमान स्थितियों पर अपना अंतिम सारांश पेश करता है। इसी तरह सामान्य स्थितियों का अध्ययन करते समय वह पहले व्यापारिक मामलों के पूर्वानुमान में उपयोग किए जाने वाले विषयों का अध्ययन करता है और उससे अपने निष्कर्ष निकालता है। दूसरा, मौद्रिक मामलों के लिए उपयोग किए जाने वाले विषयों का और तीसरा, निवेश मामलों से जुड़े विषयों का। इस तरह से स्वतंत्र रूप से एक संतोषजनक परीक्षण करने के लिए केवल कुछ घंटों की आवश्यकता होती है। आमतौर पर निवेशक या व्यापारी केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए बैरोमीटर आंकड़ों पर निर्भर रहने से संतुष्ट होता है और घबराहट के समय को छोड़कर साल में 1 या 2 बार से अधिक व्यक्तिगत परीक्षण नहीं करता है। यह विशेष रूप से तब सच होता है जब साप्ताहिक बैरोमीटर आंकड़ों को चार्ट द्वारा पूरक किया जाता है, पहले बताए गए 12 मुख्य विषयों या शीर्षक में से प्रत्येक के लिए। इन चार्ट के साथ जो वास्तविक और सामान्य के बीच संबंध दिखाते हैं, अंतर्निहित स्थितियों के सभी विचारों को अनदेखा किया जा सकता है। इस प्रकार काम बहुत सरल हो जाता है। लेकिन जब भी समय या पैसा खर्च किया जाता है तो व्यापारी, निवेशक या बैंकर को इन जांच पड़ताल पर कभी पछतावा नहीं होता, क्योंकि वे न केवल वर्तमान स्थितियों का बल्कि सामान्य स्थितियों का भी एक स्पष्ट विचार देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वह भविष्य में और क्या उम्मीद कर सकता है इसका भी। यदि मंदी, अनिश्चितता और निराशा की अवधि के दौरान बैरोमीटर के आंकड़े और चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि देश समृद्धि के दौर में प्रवेश करने वाला है, तो निवेशक स्टॉक खरीदते हैं, व्यापारी सामान खरीदते हैं और बैंकर ऋण बढ़ाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब समृद्धि लौटती है तो निवेशकों और व्यापारियों को पता चलता है कि उन्होंने प्रचलित कीमतों से बहुत कम पर खरीदारी की है और उन्हें उस लाभ से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है जो उन्हें अन्यथा होता। बड़ी समृद्धि और फिजूल खर्ची के समय में जब हर कोई सामान या सिक्योरिटीज खरीद रहा होता है और कर्ज बढ़ रहा होता है, अगर ये बैरोमीटर के आंकड़े और चार्ट बदलाव की ओर इशारा करते हैं तो निवेशक अपनी सिक्योरिटीज बेचकर नकदी कर लेते हैं, व्यापारी अपना स्टॉक या बकाया क्रेडिट कम करते हैं और बैंकर कर्ज घटा देते हैं या उनमें से एक बड़ा हिस्सा कॉल पर रख देते हैं। इसलिए ये आंकड़े नुकसान से बचाव का काम तो करते ही है, साथ ही इन लोगों को 1 या 2 साल में फिर से आने वाली बहुत कम कीमतों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहने में भी मदद करते हैं। चार्ट सिस्टम संभव है क्योंकि अंतर्निहित स्थितियों के आंकड़े वर्तमान स्थितियों और सामान्य स्थितियों के आंकड़ों के बीच के अंतर के साथ एक निरंतर अनुपात रखते हैं। सामान्य स्थितियों के लिए 12 शीर्षकों में से प्रत्येक के तहत उचित आंकड़े प्राप्त करके और उनकी तुलना वर्तमान स्थितियों के आंकड़ों के साथ करने पर परिणाम स्वयं स्पष्ट हो जाता है। इसका कारण यह याद रखने से और स्पष्ट हो सकता है कि सभी अंतर्निहित स्थितियों को असंतोषजनक, सामान्य या संतोषजनक या अति रूढ़िवादी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। असंतोषजनक अंतर्निहित स्थितियां तब मौजूद होती है जब आंकड़े खतरनाक रूप से असामान्य होते हैं या जब पेंडुलम खतरनाक तरह बहुत दूर तक झूल गया होता है और ग्रेविटल फोर्स के कारण जल्द ही गिरना चाहिए। संतोषजनक या सामान्य स्थितियां तब मौजूद होती हैं
जब आंकड़े सामान्य होते हैं और पेंडुलम केंद्र से किसी भी दिशा में बहुत दूर नहीं झूल रहा होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इस ईबुक को किंडल पर फ्री में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।